हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। संसद तथा कानूनों का निर्माण। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने पढ़ा था वाई शुड पीपल डिसाइड के बारे में, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, और द रोल ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 3 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट के बारे में और अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। नए कानून किस तरह बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। लॉज बनाने में पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. लॉज बनाने की प्रक्रिया कई तरीकों से आगे बढ़ती है और सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स ही नए लॉज के लिए आवाज उठाते हैं। ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की समस्याओं के प्रति सेंसिटिव रहे, मतलब विचार विमर्श करे कि लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पे लॉज बनाने लायक हैं या नहीं हैं। ये संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस was brought to the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become law. डोमेस्टिक वायलेंस का इशू जब पार्लियामेंट के सामने पहुंचा तो पार्लियामेंट ने इस पे विचार विमर्श किया और नियम कानून बनाए। घरेलू हिंसा के मुद्दे को संसद के ध्यान में लाया गया और इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई। द रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। सिटीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नए लॉ के बनने में। देश के नागरिक पार्लियामेंट की भी मदद करते हैं नए लॉज के बनने में, क्योंकि पार्लियामेंट कानून को इस तरीके से बनाता है कि समाज में जितने भी लोग हैं
वो उस कानून के दायरे में आए और किसी को भी परेशानी न झेलनी पड़े। नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। From establishing the need for a new law to its being passed, at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. नए लॉ के बनने से पास होने के प्रोसेस में जितने भी स्टेजेस आते हैं, उसमें सिटीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कानून नागरिकों के लिए बनते हैं और उस लॉ में सिटीजन के कंसर्न्स को अच्छे से इन्वॉल्व किया जाता है और परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people. लोगों की आवाज, लोगों के फीडबैक टीवी रिपोर्ट से मिलते हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स और आजकल तो सोशल मीडिया से भी मिलता है। पार्लियामेंट को भी काम करने में आसानी होती है, क्योंकि वो भी जनता की राय को जान पाता है और अपने काम को ट्रांसपेरेंट रख पाता है। ये आवाज टेलीविजन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती हैं। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. कोई पुरुष, यूजुअली हस्बैंड, जब अपने वाइफ को मारता है, चोट पहुंचाता है या धमकी देता है मारने पीटने की, चोट पहुंचाने की, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इंजरी मे बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। इंजरी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी। अगर कोई पुरुष किसी महिला को मारता है, उसे चोट पहुंचाता है, तो वो फिजिकली डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। अगर कोई पुरुष किसी महिला को डाउरी के लिए परेशान करता है, गाली गलौज करता है, तो वो इमोशनली अब्यूज कर रहा है। औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। Abuse of the women can also include verbal, sexual and economic abuse. Abuse यानी शोषण, वर्बल अब्यूज भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है और इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है, मतलब दहेज के लिए परेशान करना। ये शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास किया गया। इस एक्ट में डोमेस्टिक शब्द को एक्सटेंड किया गया
और अधिक व्यापक बनाया गया। इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया जो किसी पुरुष के साथ रहते हैं या रह चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में अगर कोई पुरुष अपनी बहन को मार रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में गिना जाएगा। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। Often women who face violence or are abused are seen as victims. जिन महिलाओं को वायलेंस या अब्यूज फेस करना पड़ता है उन्हें विक्टिम यानी पीड़ित के रूप में देखा जाता है। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। बट women struggle in several different ways to survive these situations. मगर वो महिलाएं कितनी मुश्किलों का सामना करके वैसे सिचुएशन को सरवाइव करती हैं। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं। Therefore, it is more accurate to refer to them as survivors rather than as victims. इसलिए उन महिलाओं को सर्वाइवर कहना ज्यादा उचित है। इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट passes laws that turn out to be very unpopular. ऐसे सिचुएशन के बारे में हम पढ़ेंगे जहां पे पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है लेकिन वो लॉ अनपॉपुलर साबित हुआ है। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो, इसलिए वो लॉ लीगल भी होता है, लेकिन जनता उस लॉ को अनपॉपुलर मान सकती है क्योंकि उन्हें लग सकता है कि इस लॉ के बनाने के पीछे इंटेंशन अनफेयर और हार्मफुल थे। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वो लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। Hence, people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV, न्यूज चैनल्स एक्सेट्रा। देखिए, जब लॉ बनता है तो हो सकता है वो वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अच्छा हो और दूसरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लगे कि उनके लिए ये लॉ अच्छा नहीं है, तो वो लॉ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, न्यूज चैनल्स पे टीवी रिपोर्ट्स दे सकते हैं। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्रिटिसाइज, टू फाइंड फॉल्ट with or disapprove of a person or thing. In the context of this chapter, it refers to citizens finding fault with the functioning of government. Criticize का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज में
कमी निकालकर उसे डिसअप्रूव यानी अस्वीकार कर देना। इस चैप्टर में क्रिटिसाइज का मतलब है सरकार के कामकाज में सिटीजन के द्वारा की गई आलोचना। आलोचना किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. लोकतंत्र में अगर पार्लियामेंट कोई रिप्रेसिव लॉ यानी दमनकारी कानून बनाता है तो लोग उस पे असहमति जता सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. जब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट ने गलत या दमनकारी कानून पारित किया है, तो लोग पार्लियामेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं उस कानून पर फिर से विचार विमर्श करने के लिए। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स often make hawking and street vending illegal. For example, hawkers, street vendors सड़क के किनारे अपना ठेला लगा के सामान बेचते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी में ऐसे म्यूनिसिपल लॉज बन सकते हैं जिसमें स्ट्रीट साइड वेंडिंग को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट्स इजली। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए जिसके द्वारा हम पब्लिक स्पेस को क्लीन रख पाएं, रास्तों पे, फुटपाथ पे लोग आसानी से चल फिर सकें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. This is their means of livelihood. लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हॉकर्स और वेंडर्स के लिए सामान बेचना उनके आजीविका का स्रोत है। वे सामान सस्ते में भी बेचते हैं और ठेले पर सामान जब बेचते हैं तो उनकी पहुंच घर घर तक होती है। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिसमें किसी एक ग्रुप को फेवर किया जा रहा है, तो दूसरे ग्रुप को लग सकता है कि यह कानून उनके खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में विवाद हो सकता है। लिहाजा अगर कानून
किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि जो लॉ पास हुआ है वो फेयर नहीं है तो उस लॉ के खिलाफ वे कोर्ट में जा सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं, आइडियल्स हैं, अगर कोई लॉ इसके खिलाफ है तो कोर्ट उस लॉ को मॉडिफाई कर सकती है या फिर कैंसिल कर सकती है। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो वो उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट मीडिया पे नजर रखें और देखें कि हमारे द्वारा चुने गए एमपीज ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। 10. What we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly. लोग जितने enthusiastically जुड़ेंगे, जितनी उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, पार्लियामेंट उतने ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगी क्योंकि पार्लियामेंट को लोगों से फीडबैक मिलता रहेगा। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। Indian nationalists protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced by the British. ब्रिटिश रूल के दौरान जब ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों के ऊपर मनमाने और दमनकारी कानून थोप दिए थे तब नेशनलिस्ट्स ने इन कानूनों का विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध वह उनकी आलोचना करता था। रिप्रेसिव, टू कंट्रोल सिवियरली in order to prevent free and natural development of expression. In the context of this chapter, it refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. एक्सप्रेशन के फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट को कंट्रोल करने को रिप्रेशन कहा जाता है। इस चैप्टर के अनुसार कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा
लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो उसे रिप्रेसिव लॉ यानी दमनकारी कानून कहते हैं। दमनकारी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। History provides us with several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws. हिस्ट्री में हमें ऐसे बहुत सारे लोगों के कम्युनिटीज के एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अनजस्ट लॉस को खत्म करवाया है। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। इन योर क्लास 7 बुक यू रीड ऑफ हाउ रोजा पार्क्स an African American woman refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। She was protesting the law on segregation that divided up all public spaces, including the streets, between the whites and the African Americans. रोजा पार्क्स ने अफ्रीकन अमेरिकन और व्हाइट्स के बीच में जो सेग्रीगेशन था पब्लिक प्लेसेस में, उन कानूनों को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट किया। रोजा पार्क्स उन कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहां तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। Her refusal was a key event that marked the start of the civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin in the USA. उनके विरोध ने सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किया और 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ जिसमें कहा गया कि यूएसए में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजियन, नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुए जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।